नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डाइव करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की सारी तैयारियों को समझेंगे, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक इवेंट, बहुत डिटेल में। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स और नीट दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक फूल से। ये जो खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हम देखते हैं ना, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। ये एंजियोस्पर्म्स के फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इन्हीं के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम फूल के बेसिक बात से शुरू करके पहले मेल टेरिटोरी में जाएंगे, फिर पॉलन ग्रेन को समझेंगे, उसके बाद फीमेल टेरिटोरी को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एम्ब्रियो सैक के इनर सैंक्टम तक पहुंचेंगे। और एंड में एक क्विक रिवीजन और टेस्ट तो बनता ही है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं फूल के मेल टेरिटरी में। इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव हिस्से को, जो कि बहुत सारे स्टेमेंस का एक गुच्छा या वर्ल होता है, हम एंड्रोशियम कहते हैं। अब अगर हम एक सिंगल स्टेमन यानी पुंकेसर को देखें, तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक लंबा सा स्टॉक जिसे कहते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर आमतौर पर एक टू लोब्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एंथर। यही एंथर वो पावर हाउस है, वो फैक्ट्री है जहां लाखों करोड़ों पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। चलिए अब इस एंथर को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। जैसा हमने कहा, ये बाय लोब्ड है, यानी इसके दो लोब्स हैं और हर लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट्स या थीका होते हैं, इसीलिए इसे डायथीकस कहते हैं। तो टोटल कितने कंपार्टमेंट्स हुए? हर लोब में दो, तो दो लोब्स में चार। बिल्कुल सही। इन चार कोनों पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और चार होने की वजह से ही इस स्ट्रक्चर को टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चलकर पॉलन सैक्स बन जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये चार प्रोटेक्टिव दीवारों से घिरा होता है। इनका सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और सबसे अंदर टपेटम। याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, एक्सपर्ट्स एग्जामिन माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। इनमें से एंडोथीसियम एंथर के डिहाइसेंस में यानी एंथर के फटने में हेल्प करती है ताकि पोलन बाहर आ सके। अब आती है सबसे स्पेशल लेयर, सबसे अंदर वाली, टैपेटम। इसको आप डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स का पर्सनल किचन या नर्सरी समझ लीजिए। इसका एक ही काम है, अंदर बन रहे पॉलन को भरपूर पोषण देना, उन्हें नरिश करना। इसके सेल्स में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक और ख़ास बात, इसमें आमतौर पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये पोलन बनते कैसे हैं? इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू। इसका हर एक सेल एक पोटेंशियल पोलन मदर सेल या पीएमसी है। ये पीएमसी डिप्लॉयड होता है यानी 2n। फिर ये जाता है मियोसिस में, जिससे एक सेल से चार हैप्लॉयड एन सेल्स बनते हैं। इन चार के ग्रुप को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग होकर डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। ओके, तो हमारे पोलन ग्रेन्स अब बन चुके हैं, लेकिन ये है क्या? इन्हें मैसेंजर यानी संदेशवाहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के अंदर मेल गेमीट्स बंद होते हैं, जिन्हें फीमेल पार्ट तक पहुंचना होता है। चलिए इनकी संरचना देखते हैं। ज़रा इन पिक्चर्स को देखिए, अमेजिंग है ना? ये अलग अलग फूलों के पॉलन ग्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। बाहर से इनकी डिज़ाइन, इनका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, जैसे हर एक का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट हो। लेकिन बाहर से इतने अलग दिखने के बाद भी अंदर से इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। और आपको अंदाजा है ये कितने छोटे होते हैं? इनका डायमीटर होता है सिर्फ 25 से 50 माइक्रोमीटर्स, मतलब आपके सर के एक बाल से भी काफी पतले। सोच के देखिए, इतने छोटे से पैकेट में कितनी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बंद होती है। अब है पॉलन ग्रेन के पास एक डबल लेयर्ड वॉल। बाहर वाली जो हार्ड लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। ये नेचर का सबसे टफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, किसी भी चीज का असर नहीं होता। ये कवच की तरह है। एक्साइन में कहीं कहीं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, और अंदर की जो पतली लेयर है वो है इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब पॉलन के अंदर क्या है? अंदर इसका साइटोप्लाज्म दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है।
एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल जिसे आप पॉलन का लंच बॉक्स समझ सकते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा फूड रिजर्व होता है, और एक छोटा सा जेनरेटिव सेल जो इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में पॉलन इसी 2 सेल स्टेज में झड़ जाता है, लेकिन बाकी के 40% में ये जेनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बना लेता है और फिर पॉलन 3 सेल स्टेज में झड़ता है। ओके, तो मेल टेरिटरी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब वक्त है गाइनीशियम यानी फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने का। गाइनीशियम एक या एक से ज्यादा पिस्टल्स या कार्पेल से मिलकर बनता है। एक टिपिकल पिस्टल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये पॉलन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पॉलन आकर चिपकता है। बीच में है स्टाइल, एक लंबा पतला ट्यूब, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स यानी फ्यूचर सीड्स सेफ रहते हैं। चलिए अब ओवरी के भी अंदर चलते हैं जहां होता है ओव्यूल। ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। जैसे मेल में माइक्रो था, यहाँ मेगा है क्योंकि फीमेल स्ट्रक्चर्स आमतौर पर बड़े होते हैं। ओव्यूल एक स्टॉक यानी फिनिकल से प्लासेंटा से जुड़ा होता है। इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अंदर भोजन से भरा न्यूसिलस होता है और एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के आखिरी ऑपोजिट एंड को चलाजा कहते हैं। अब हम और भी अंदर जा रहे हैं, ओव्यूल के इनर सैंक्टम में, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यही वो जगह है न्यूसेलस के अंदर जहां एक्चुअल फीमेल गैमीट यानी एग सेल बनता है। इसीलिए एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। प्रोसेस का नाम फिर से वैसा ही है, बस माइक्रो की जगह मेगा है, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ भी एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाती है। प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ट्विस्ट ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो मियोसिस से बने चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल थे और पोलन बनाते थे, लेकिन यहाँ मियोसिस से बने 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही जिंदा रहता है और आगे डेवलप होता है। और क्योंकि एक ही स्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब ये अकेला फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या करता है? इसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करता है। सोचिए, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके बाद बनती हैं सेल वॉल्स और हमें मिलता है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो कि होता है 8 न्यूक्लिएट लेकिन 7 सेल्ड। अब आप सोच रहे होंगे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड, ये कैसे? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसे एज एपैरेटस कहते हैं। इसमें होती है एक एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है और 2 सिनर्जिड्स जो इसकी सहेलियां हैं। इन सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब को रास्ता बताता है। चालीजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। और अब आती है पजल की की। बीच में एक बहुत बड़ी सेंट्रल सेल होती है तो ये एक सेल, लेकिन इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो गिनते हैं, 3 एंटीपोडल्स प्लस 3 एग एपैरेटस सेल्स प्लस 1 सेंट्रल सेल हो गए 7 सेल्स, और न्यूक्लियाई 3 + 3 + 2 हो गए 8 न्यूक्लियाई। पजल सॉल्व्ड। चलिए, हमारी जर्नी मेल और फीमेल टेरिटरीज में पूरी हो गई है। तो अब एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच के डिफरेंसेस को दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे बड़ा डिफरेंस मियोसिस के प्रोडक्ट में। माइक्रो में 4 फंक्शनल होते हैं जबकि मेगा में सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। इसके अलावा लोकेशन, एंड प्रोडक्ट और माइटोसिस के राउंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ये वो सबसे पहला सबसे जरूरी कदम है जिसके बिना फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। सोचने वाली बात है ना, ये लव स्टोरी फ्लावर्स में आखिर शुरू होती कैसे है? एक तरफ मेल गैमीट है, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट, और दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, चल नहीं सकते। तो फिर ये मिलते कैसे हैं? इसी मैजिकल प्रोसेस को, इस अद्भुत मैकेनिज्म को हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले हम समझेंगे कि पॉलिनेशन आखिर है क्या, फिर उसके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे।
इसके बाद हम मिलेंगे उनके एजेंट्स यानी मैचमेकर्स से। फिर हम ये जानेंगे कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए क्या-क्या स्मार्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। उसके बाद पॉलन और पिस्टल के बीच के अनोखे इंटरेक्शन को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हम इंसान इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, पॉलिनेशन। ये है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों है? जैसा कि हमने अभी बात की, फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही बेचारे नॉन मोटाइल हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। अब फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें मिलना तो पड़ेगा, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पॉलिनेशन। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स को पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। इट्स बेसिकली डिलीवरी सर्विस जिसके बिना आगे का काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये डिलीवरी होती कैसे है? पॉलन आ कहां से रहा है? इस बेसिस पर हम पॉलिनेशन को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑटोगैमी। यहाँ ऑटो का मतलब है सेल्फ। पॉलन ग्रेन्स एक ही फूल के एंथर से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। ये है असली सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आता है जेइटोनोगैमी। यहाँ पॉलन एक ही प्लांट के एक फूल से निकलता है पर लैंड करता है उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल पर। और तीसरा है जीनोगैमी, जिसमें पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट के फूल से निकलकर किसी दूसरे प्लांट के फूल तक का लंबा सफर तय करते हैं। ये है असली क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। और ये स्लाइड, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑटोगैमी सिंपल है, जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन और फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन। पर गाइटोनोगैमी, इसमें है सारा खेल। क्योंकि पॉलन सेम प्लांट से आ रहा है, इसलिए जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। लेकिन उस पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने के लिए किसी एजेंट जैसे हवा या कीड़े की जरूरत पड़ती है। इसलिए फंक्शनली या इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इस पॉइंट को लॉक कर लीजिए। और एक्जीनोगैमी, वो तो हर तरह से जेनेटिकली भी और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन ही है। ऑटोगमी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें 2 तरह के फूलों से मिलना होगा। लेफ्ट में है चैस्मोगैमस फ्लावर्स, जिनके एंथर्स और स्टिग्मा बिल्कुल खुले हुए होते हैं, दुनिया के सामने एक्सपोज्ड। और राइट में है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स, जो थोड़े शर्मीले होते हैं, वो हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? चैस्मोगैमस फूल, क्योंकि वो खुले हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी। लेकिन क्लिस्टोगैमस फूल, जो बेचारे कभी खुलते ही नहीं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। लेकिन इसका एक जबरदस्त फायदा है, अशोर्ड सीड सेट, यानी पॉलिनेटर हो या ना हो, बारिश हो या तूफान, इनमें सीड्स बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटीड है। कितना स्मार्ट है ना? कुछ प्लांट्स जैसे वायोला, ऑक्सैलिस और कमेलिना तो इतने स्मार्ट हैं कि वो दोनों तरह के फूल बनाते हैं। अब बात करते हैं उन मैच मेकर्स की जो इस पूरे प्रोसेस में पॉलन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बेसिकली 2 तरह के एजेंट्स होते हैं। एक है एबायोटिक एजेंट्स, यानी नॉन लिविंग चीजें जैसे हवा और पानी, और दूसरे हैं बायोटिक एजेंट्स, यानी लिविंग बीइंग्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और भी बहुत सारे एनिमल्स। चलिए पहले एबायोटिक एजेंट यानी विंड से मिलते हैं। इस प्रोसेस को एनेमोफिली भी कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए, साफ दिख रहा है ना कि विंड से पॉलिनेट होने के लिए फूलों ने क्या-क्या तैयारी की है। स्टेमेंस बिल्कुल बाहर लटक रहे हैं ताकि हवा आराम से पोलन को उड़ा ले जाए, और स्टिग्मा वो बड़ा सा और फेदरी जैसे एक जाल हो ताकि हवा में उड़ते हुए पोलन को आसानी से पकड़ सके। तो चलिए इन एडेप्टेशंस को जल्दी से लिस्ट आउट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि आराम से उड़ सकें। स्टेमन्स वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टिग्मा बड़ा और फेदरी होता है। हर ओवरी में यूजुअली एक ही ओव्यूल होता है, और फूल एक गुच्छे यानी इनफ्लोरेसेंस में होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब यानी भुट्टा। वो जो भुट्टे के बाल जैसे रेशे आप देखते हैं ना, वो असल में स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो हवा से पॉलन कैच करने के लिए ही बने हैं। और हाँ, विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में बहुत कॉमन है। अब आते हैं दूसरे अबायोटिक एजेंट पर, वाटर यानी हाइड्रोफिली। ये थोड़ा रेयर है, सिर्फ 30 के आसपास जेनेरा में ही मिलता है, जो ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। यहाँ वैलेसनेरिया का एग्जाम्पल देखिए, कितना कूल है। फीमेल फूल एक लंबी डंडी से पानी की सतह तक ऊपर आ जाता है, और मेल फ्लावर्स या पोलन ग्रेन्स पानी की सतह पर रिलीज हो जाते हैं, और फिर पानी की लहरों के साथ बहते बहते वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे सी ग्रासेस, जैसे कि जोस्टेरा, उनमें फीमेल फूल पानी के अंदर ही रहता है, तो उनके पॉलन ग्रेन्स लंबे और रिबन जैसे होते हैं जो पानी के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। अब पानी में पॉलन गीला होकर खराब हो सकता है,
राइट? इससे बचने के लिए इनके पॉलन ग्रेन्स पर एक म्यूसिलाजिनस यानी चिपचिपी वाटरप्रूफ कवरिंग होती है। और अब एक कॉमन ट्रैप जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। वाटर लिली और वाटर हायासिंथ पानी में रहते हैं, पर वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं हैं। उनके फूल पानी की सतह के ऊपर आते हैं और इंसेक्ट्स या हवा से पॉलिनेट होते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं बायोटिक एजेंट्स यानी एनिमल्स पे। और यहाँ किंग कौन है? बीज, मधुमक्खियां। ये सबसे डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं। ये फोटो ऑफरिस फूल का है जिसका पॉलिनेशन मैकेनिज्म तो कमाल का है। खैर, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फूलों ने भी बहुत मेहनत की है। जो फूल एनिमल से पॉलिनेट होते हैं वो यूजुअली बड़े, रंगीन और खुशबूदार होते हैं ताकि दूर से ही दिख जाएं, और उनमें नेक्टर भी खूब होता है। उनके पॉलन ग्रेन्स भी आमतौर पर स्टिकी यानी चिपचिपे होते हैं ताकि एनिमल की बॉडी पर आसानी से चिपक जाएं। फूल बदले में इन पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड्स भी देते हैं, जैसे मीठा नेक्टर, न्यूट्रिशियस पॉलन ग्रेन्स या कुछ केसेस में अंडे देने के लिए एक सेफ जगह भी। इसके कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमॉर्फोफैलिस जो लगभग 6 फीट लंबा फूल है, और यूका प्लांट और उसके मौत का रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फूल में होते हैं। इससे सेल्फ पॉलिनेशन का चांस काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे स्पीशीज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो इससे बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ जबरदस्त स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं, जिन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करते हैं? पहली स्ट्रैटेजी है नॉन सिंक्रोनी यानी टाइमिंग का खेल। इसमें या तो पॉलन पहले मैच्योर हो जाता है या स्टिग्मा, दोनों एक साथ रेडी नहीं होते। दूसरी स्ट्रैटेजी है हेटेरोस्टाइली यानी पोजीशन का खेल। एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग हाइट पर रख दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलन आसानी से लैंड ना कर पाए। तीसरी और सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक लॉक है। अगर खुद का पॉलन आ भी गया तो पिस्टल उसे पहचान कर रिजेक्ट कर देता है, उसे जर्मिनेट ही नहीं होने देता। और चौथी स्ट्रैटेजी है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाना। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स ही अलग अलग प्लांट्स पर होंगे, जैसे पपाया में, तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही खत्म, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। ओके, तो पॉलन एंथर से निकलकर किसी एजेंट के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंच गया। मिशन अकम्प्लिश्ड? नॉट सो फास्ट। अभी असली टेस्ट बाकी है। अब शुरू होता है क्रूशियल डायलॉग, एक बायोकेमिकल हैंडशेक, जिसे हम पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। पिस्टल एक बाउंसर की तरह काम करता है। उसके पास ये कमाल की एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके कि उस पर गिरा हुआ पॉलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। राइट टाइप यानी कंपैटिबल पॉलन, जो उसी स्पीशीज का है। रॉन्ग टाइप यानी इनकम्पैटिबल पॉलन, जो या तो किसी दूसरी स्पीशीज का है या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला पॉलन है। ये पहचान कुछ केमिकल्स के जरिए होती है। एक कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो पिस्टल ग्रीन सिग्नल दे देता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके जर्मिनेट होता है और उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है। ये पॉलन ट्यूब, जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, स्टाइल के टिश्यूज के अंदर से होती हुई ओव्यूल की तरफ अपना सफर शुरू करती है। फाइनली ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाती है और माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री लेने की कोशिश करती है। पर ओव्यूल के अंदर एग्जैक्ट कहाँ जाना है? यहाँ एंट्री होती है एक स्पेशल गाइड की, जिसका नाम है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये सिनर्जिड सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ट्यूब को आवाज लगाता है, इधर आओ, और उसे गाइड करता है ताकि वो सही जगह एंटर करके अपने मेल गैमीट्स को रिलीज कर दे। तो हमने ये सारा नेचुरल प्रोसेस समझ लिया। अब सोचो, अगर हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएं तो हम अपनी मर्जी के स्पीशीज के बीच क्रॉस करवाकर बेहतर क्रॉप्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली यही करते हैं प्लांट ब्रीडर्स, और इस टेक्निक को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके स्टेप्स बहुत लॉजिकल हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर हमारा फीमेल पेरेंट प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनाता है तो हम उसके फूल के एंथर्स को मैच्योर होने से पहले ही काट कर निकाल देते हैं। इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर उस फूल को एक बैग से, आमतौर पर बटर पेपर से कवर कर देते हैं ताकि कोई अनचाहा पॉलन उस पर ना आ जाए। इसे कहते हैं बैगिंग। जब उस फूल का स्टिग्मा रेडी हो जाता है, हम बैग हटाते हैं और अपनी पसंद के मेल पेरेंट से लाए गए पॉलन को उस पर छिड़क देते हैं। ये है डस्टिंग। और आखिर में फूल को वापस बैगिंग कर देते हैं, यानी रीबैगिंग, और आराम से फ्रूट डेवलप होने का इंतजार करते हैं। सिंपल। और हाँ, अगर फीमेल पेरेंट का फूल पहले से ही यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आखिर उसमें एंथर्स है ही नहीं।
तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही यूनिक और सबसे ज़रूरी घटना से, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होती है, और इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती हैं। पहला स्टेप है सिनगैमी। इसमें एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और बनाता है एक डिप्लॉयड यानी 2n ज़ाइगोट। दूसरा स्टेप है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल में मौजूद 2 पोला न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। अब यहां ध्यान दो, एक मेल गैमेट और 2 पोला न्यूक्लियाई यानी कुल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे बनता है एक ट्रिप्लॉइड यानी 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट में पेन कहते हैं। इस डायग्राम में आप इन दोनों घटनाओं को एम्ब्रियो सैक के अंदर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एग सेल के साथ सिंगामी हो रही है और सेंट्रल सेल में ट्रिपल फ्यूजन। यहां से एक बहुत ही कॉमन सवाल बनता है, इनकी प्लॉइडी क्या है? तो हमेशा याद रखना, ज़ाइगोट डिप्लॉयड 2n होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड 3n होता है। तो जब सिंगामी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों ही प्रोसेस एक ही एम्ब्रियो सैक में एक साथ होते हैं, तो इस पूरे घटना को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी खोज S.G. नवासिन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के पौधों में की थी। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहली चीज बनती है वो है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। अब एक सवाल मन में आता है कि एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है? इसका कारण बहुत ही लॉजिकल है। सोचिए, एंडोस्पर्म का मेन काम है डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। तो ये नेचर का तरीका है ये पक्का करने का कि एम्ब्रियो के लिए खाने का इंतजाम पहले से हो जाए, ताकि उसे लगातार पोषण मिलता रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे के लिए पहले टिफिन बॉक्स तैयार किया जाता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट वैसे तो 3 तरह का होता है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें होता क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN है वो बार बार डिवाइड करता है, लेकिन सेल वॉल नहीं बनती। इसका नतीजा ये होता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर हजारों की संख्या में न्यूक्लियस फ्री घूमते रहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है नारियल। जी हाँ, जो कच्चा नारियल पानी हम पीते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें हजारों ट्रिप्लॉइड 3n न्यूक्लियस होते हैं। और बाद में जब इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है तो वो बन जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो हमें नारियल की सफेद गिरी यानी मलाई के रूप में दिखता है। अब इस बेसिस पर कि मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म बचता है या नहीं, सीड्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है और खाना उसी में स्टोर होता है, जैसे गेहूं, मक्का, कैस्टर। दूसरे हैं नॉन एल्बुमिनस सीड्स, जिनमें डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है और खाना कॉटिलेडन्स में स्टोर हो जाता है, जैसे मटर, मूंगफली और बीन्स। ये टेबल MCQs के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब जब न्यूट्रिशन का सोर्स यानी एंडोस्पर्म तैयार है, तब जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है, और जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनने के इस पूरे सफर को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। एक डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ फिक्स स्टेजेस से होकर गुजरता है। जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो में बदलता है, फिर वो गोल यानी ग्लोबुलर शेप लेता है, उसके बाद दिल के आकार का यानी हार्ट शेप्ड होता है, और फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। तो चलिए अब एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, सबसे बड़ा और पहला डिफरेंस तो कॉटिलेडन्स के नंबर का ही है। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट में सिर्फ एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। अब एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलेडन्स के ऊपर है उसे कहते हैं एपिकॉटिल, जिसके एंड पर होता है प्लूम्यूल, जिससे फ्यूचर में शूट यानी तना बनेगा। और कॉटिलेडन्स के नीचे वाला हिस्सा है हाइपोकॉटिन, जिसके एंड पर होता है रेडिकल, जिससे फ्यूचर में रूट यानी जड़ बनेगी। और इस रेडिकल की सेफ्टी के लिए होता है रूट कैप। मोनोकॉट्स जैसे कि घास, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इनके एक बड़े और शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन को स्कूटेलम कहते हैं। यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती हैं। प्लूम्यूल की कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कहते हैं कोलियोराइजा। इन दोनों नामों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इन्हें ध्यान से याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस चीज में बदलता है? वो बनता है एक सीड यानी बीज। ये एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है
जिसे आपको हमेशा याद रखना है। बीज एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एक सीड में मेनली 3 चीजें होती हैं: सीड कोट, कॉटिलिडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलिए एक मैच्योर सीड के जरूरी हिस्सों को समझते हैं। सीड कोट ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बनता है। माइक्रोपाइल सीड में एक छोटे से छेद की तरह बचा रहता है, जो जर्मिनेशन के टाइम ऑक्सीजन और पानी को अंदर आने में हेल्प करता है। और जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है और एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या फर्क है? देखो, कुछ सीड्स जैसे काली मिर्च और चुकंदर में न्यूसेलिस का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है। इसी बचे हुए न्यूसेलिस को पेरिस्पर्म कहते हैं। तो याद रखना, पेरिस्पर्म डिप्लॉयड 2n है क्योंकि वो न्यूसेलिस से बना है, जबकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड 3n है क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन से बना है। सीड्स की वायबिलिटी यानी जिंदा रहने की कैपेसिटी कभी-कभी हैरान कर देती है। पता है, अब तक का सबसे पुराना वायबल सीड लुपिनस आर्क्टिकस का है, जो आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। अंदाजा है कि ये सीड 10,000 साल सोने के बाद भी जर्मिनेट हो गया। कमाल है ना? एक और ऐसा ही अविश्वसनीय उदाहरण है डेट पाम यानी खजूर का। डेड सी के पास किंग हेरोड के महल की खुदाई में 2000 साल पुराना बीज मिला और वो भी जर्मिनेट हो गया। ठीक जिस समय ओव्यूल एक सीड में डेवलप हो रहा होता है, उसी समय ओवरी एक और जरूरी स्ट्रक्चर में बदल रही होती है। और वो क्या है? वो है फ्रूट यानी फल। तो फ्रूट की डेफिनेशन क्या हुई? फ्रूट एक मैच्योर या पका हुआ ओवरी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी की जो दीवार है वो पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, जो फल का छिलका और गूदा बनाती है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स में। जो फ्रूट्स सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स, जैसे आम और संतरा। लेकिन जब फ्रूट बनाने में ओवरी के अलावा फूल के दूसरे हिस्से जैसे कि थैलेमस भी पार्ट लेते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये पिक्चर फॉल्स फ्रूट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देखिए, सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों में ही जो फ्लैशी और खाने वाला हिस्सा है वो असल में फूला हुआ थैलेमस है, ओवरी नहीं। एक और स्पेशल केस है पार्थेनोकार्पी। कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन की ही ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं? बिल्कुल सीडलेस। केला इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल है, और हम ग्रोथ हार्मोन्स यूज करके इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जहां हम प्लांट रिप्रोडक्शन के 2 बहुत ही खास मैकेनिज्म्स को देखेंगे, जिनकी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। मतलब इसमें बीज तो बनता है, लेकिन बिना गैमेट्स के फ्यूजन के, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के। ये एक तरह से बीज के जरिए मदर प्लांट का क्लोन बनाना है। ये कुछ एस्टेरेसी और घास फैमिली के पौधों में नेचुरली होता है। तो एपोमिक्सिस इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, हाइब्रिड सीड्स की एक प्रॉब्लम है कि जब इनसे उगे पौधों से बीज बनते हैं तो कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। इससे हाइब्रिड वाली क्वालिटी खत्म हो जाती है, इसलिए किसानों को हर साल महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक बना दिया जाए तो कैरेक्टर्स में सेग्रीगेशन होगा ही नहीं, और किसान हर साल उसी फसल के बीजों को दोबारा यूज कर सकेंगे। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना। ये सिट्रस यानी नींबू और आम में काफी कॉमन है। अगर आपने कभी एक नींबू के बीज से कई छोटे छोटे पौधे निकलते हुए देखे हैं तो आपने इसी फिनोमेनन को देखा है। और हम आज का सेशन इस एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एपोमिक्सिस हमें बीज के जरिए पौधों के परफेक्ट क्लोन बनाने की पावर देता है। जरा सोचिए, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे खाना उगाने के तरीके में एक क्रांति ला सकती है? ये आज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया है।